हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग? हाउ इज स्टडी गोइंग ऑन? हम लोग आज इकोनॉमिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बीपीएससी के नजरिए से आपके सामने लाए हैं। हम लोगों ने अभी तक मॉनेटरी पॉलिसी कर लिया, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स को कर लिया, जिसमें हमने आपको बताया क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स, जिसमें चर्चा रहा हमारा रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जब बैंक को रातों रात ओवरनाइट पैसे चाहिए होते थे, तब बैंक आरबीआई के साथ ये मंडावली करके रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट पे, बैंक रेट पे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी पे डील करती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि आरबीआई के पास एक ऐसा टूल है जो क्वालिटी को आगे पीछे करके हम लोगों ने देखा उसमें कि किस तरह से बैंक जो है रैशनिंग करती थी क्रेडिट का, जिसमें हम लोगों ने देखा कि अगर बैंक को लगता है, आरबीआई को लगता है कि मार्केट में अभी एग्रीकल्चर को लोन देने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एडुकेशन को लोन देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आरबीआई अपने मुताबिक वो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल को, उस झुंझुने को उठा करके काम करती थी, जिससे आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम किया। तो एक वर्ड आपको हर बार अखबार में देखने को मिलता होगा कि महंगाई दर पर दर बढ़ते जा रही है, महंगाई का दर ये रहा, महंगाई पिछले 10 सालों से, 15 सालों से 10 गुना बढ़ गई है या 5 गुना बढ़ गई है। तो ये अखबार में कटिंग आती है इन्फ्लेशन, महंगाई, जो हम लोग के पास जो मुद्रा है उसकी वृद्धि हो जाना, मुद्रा की वैल्यू को बढ़ जाना। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि किस तरह से इन्फ्लेशन जैसे वर्ड को डील करेंगे, और ये इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, आरबीआई कैसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करती है, और किन किन कारणों की वजह से इन्फ्लेशन होता है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, हम लोग इसी 3-4 टॉपिक पे रिवॉल्व करते हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपका मेंटर, फ्रेंड, भाई जो भी कह लीजिए, गिरजेश प्रभाकर, आप सबों का इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे पास आज का टॉपिक जो टीम की तरफ से रखा गया है, अकॉर्डिंग टू द प्लान, जैसे हम लोग 71 बीपीएससी को, 71वां बीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने एक आपको चार्ट शेड्यूल बना करके दिया है कि हम लोग बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, फिजिकल पॉलिसी, एम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी एंड इंडिसेस, जिसमें हमारा बजट भी आएगा और रैंकिंग्स भी आएंगे कि हंगर इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सब की रैंकिंग क्या है। तो ये सब कुछ चर्चा थी। तो आज का टॉपिक है जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, महंगाई से रिलेटेड है। हम लोग आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, आए दिन सुनते हैं कि महंगाई हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। पहले सामान जो थे 20 रुपए किलो आलू था, आज आकर के 25 रुपए, 30 रुपए हो गया, 10 रुपए आलू। प्याज की रेट, क्लॉथिंग्स की रेट, वॉचेस की रेट, तो ये सब जो रेट है, ये धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ते जाती है। तो इसी चीज को हम लोग देखेंगे कि किन किन कारणों के वजह से होती है। तो हम लोग देखेंगे पहले कि ये इन्फ्लेशन क्या है, ये महंगाई होती क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ इन्फ्लेशन इज मेजर्ड। भैया कुछ तो होगा माप, बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर है, हवा को नापने के लिए बैरोमीटर है, तो इस महंगाई को नापने के लिए कुछ तो इंस्ट्रूमेंट होगा। उस इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे और देखेंगे द बास्केट ऑफ सीपीआई। इस पे हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इस पे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम लोग उस बास्केट को देखेंगे कि इस बास्केट के नजरिए से कौन कौन सा सामान उसमें रखा जाता है, और ये आम लोगों के लिए ये प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर होता है, इन्फ्लेशन डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इस पे हम लोग सीपीआई को देखेंगे। फिर देखेंगे किन किन कारणों से इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होने की कारण क्या क्या बनती है। इन सब बातों पे चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहला ही बात आता है कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। समस्या है महंगाई की, समस्या है बेरोजगारी की। तो ये होता क्या है? इट इज अ परसिस्टेंट राइज, एक वर्ड है परसिस्टेंट राइज। इस पे ध्यान देंगे आप लोग। ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त
कि आज प्याज का दाम 200 रुपए किलो हो जाए और कल वापस से 20 रुपए किलो हो जाए, 5 रुपए किलो हो जाए। तो ये क्या हो गया, ये एक सडन राइज होता है। जैसे कि हम लोग म्यूटेशन पढ़ते हैं बायोलॉजी में कि रातों रात किसी के अंदर कैरेक्टर में चेंज आ जाना, वो क्या है, म्यूटेशन है। बट इवोल्यूशन क्या होता है, थोड़ा सा अगर आपको बायोलॉजी से लिंक कर दें तो थोड़ा समझने में आसान होगा आप लोग को। हम लोग एक वर्ड पढ़ते हैं बायोलॉजी में, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, रातों रात किसी चीज में कैरेक्टर आ जाना, अचानक 1 से 2 दिन में कैरेक्टर में बदलाव आना। और एक वर्ड हम लोग पढ़ते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन दर पीढ़ी दर ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। इवोल्यूशन जैसे हम लोग इवोल्व हुए हैं, ऑस्ट्रेलोपिथिकस से हम लोग आज होमोसेपियंस मॉडर्न मैन है, तो ये हमारा इवोल्यूशन का एग्जांपल है। उसी तरह ये क्या, परसिस्टेंट राइज है, धीरे धीरे 1-1 रुपया 50-50 पैसा करके आपको दाम को बढ़ाने का काम करेगा, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमूल का। अमूल या किसी भी डेयरी का दूध, पहले जो दूध का पैकेट था, जहां तक हमें याद है, वो पैकेट आती थी कितने में, 22 रुपए या 23 रुपए में। आज वही अमूल का फुल क्रीम का दूध है 34 रुपया। तो कैसे बढ़ाया, अभी देखिए, कुछ 1-1.5 महीने पहले एक दही मिलता था अमूल का या मदर डेयरी का 18 रुपए में मिलता था, फिर उसकी दाम 19 हुई, फिर वो क्या हो गया भाई, 20 हो गया। तो ये भैया क्या है, धीरे धीरे परसिस्टेंट राइज है। ऐसा नहीं, अचानक नहीं कि 18 से डायरेक्ट 20 कर दिया, 18 से डायरेक्ट 25 कर देगा। अब हो सकता है 20 से ये क्या जाए, 21 जाए, 25 तक जाए, हो सकता है ऐसा, ऐसा कहानी बन सकता है, ऐसा कहानी हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस इन्हीं सब चीजों को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। अब आपको एक बात इन्फ्लेशन की कहानी में आपको समझाते हैं कि इन्फ्लेशन को एक तरीके से आपने एक तरीके से समझ लिया, एक तरीके से और समझिए कि इन्फ्लेशन में हमने, भैया आपने बताया कि परसिस्टेंट राइज इन द प्रोडक्ट और गुड्स और सर्विसेज। यहां पर एक वर्ड बोलेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज। थोड़ा सा आप लोग गुड्स एंड सर्विसेज को समझ लीजिए। गुड्स तो आप लोग समझ रहे होंगे, रोटी कपड़ा मकान खाना पीना तेल नून धनिया प्याज, गुड्स हो गया। सर्विसेज में क्या आ गया, जैसे कि एडुकेशन, शिक्षा, फिर आपका हो जाएगा मेडिकल, मेडिकल में डॉक्टर लॉयर, ये सब क्या है, सर्विसेज है। इनकी भी फीस बढ़ रही है। अगर आप याद करें, हमें अच्छे से याद है, हमारा जैसे कि हम हमारे शहर में औरंगाबाद में देखते थे, रांची में हम रहते थे, तब हम देखते थे औरंगाबाद में क्या था, डॉक्टर थे रवि रंजन, उनका क्या था, 200 रुपया फीस था। जब हमको टाइफाइड हुआ था तो 200 रुपया में हम उनसे इलाज कराए थे, 200 रुपया फीस था। आज उनका फीस है 1000 रुपया। तो ये क्या है, राइज है, सर्विसेज का राइज है। लॉयर का फीस, नोटरी कराने चले जाते थे पहले तो 20 रुपया होता था, 5 रुपया का स्टैंप लगता था, 15 रुपया वकील लेता था। अब स्टैंप स्टैंप का रेट तो वही है, आप 10 का स्टैंप लगाइए 20 का, वो तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, वो आपके मर्जी के ऊपर है कि किस तरह का आप काम कर रहे हो। ये भी हम आप सबको पढ़ाएंगे जब हम आगे डील करेंगे चैप्टर्स। तो 20 रुपया का स्टैंप है, आज 150 रुपया नोटरी टाइपिंग करने वाला लेता है। तो ये क्या है, सर्विसेज में राइजिंग है। तो इन्हीं सब चीजों को आपको हम बता रहे थे कि ये सब क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज में आते हैं। तो एक और बात आप समझाते हैं आपको कि इन्फ्लेशन को और कैसे हम लोग देख सकते हैं, दूसरा चश्मा से देखते हैं। दूसरा चश्मा क्या है हमारा इन्फ्लेशन को देखने का, दूसरा चश्मा देखते हैं इन्फ्लेशन का। दूसरा चश्मा क्या है भाई, पहला चश्मा तो आपने देख लिया कि चेंज इन प्राइस, परसिस्टेंट चेंज इन प्राइस, धीरे 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 मेरे जिंदगी में आना वाला बात है और आकर मेरे पैसों को उड़ा जाने वाली बात है। तो दूसरा चश्मा से आप देखिए इस कहानी को। दूसरा चश्मा है मेरे भाई, जैसे कि पहले आप 100 रुपए लेकर के गए मार्केट में, आज नहीं, 2010-12 में, 2015 में, चलिए 2015 का कहानी लेते हैं, 2015-16 में, 2010 में आप लेकर के गए 100 रुपए। 100 रुपए में आपको क्या क्या मिला, उस लिस्ट को हम देखते हैं। दूसरे चश्मे से हम देख रहे हैं, 2 किलो आलू लिया आपने, आलू पटेटो लिया 2 किलो, जिसका कॉस्टिंग हुआ आपका, चलते हैं 40 रुपया। 2 किलो 20 रुपए किलो आलू था, ज्यादा महंगाई का डिफरेंस नहीं दिखाते हैं। फिर आपने प्याज लिया, प्याज लिया आपने, ये भी आपको 40 रुपए का, सब 2 किलो लिया आपने, 40 दूना 80। चलिए अब 20 रुपया क्या कुरकुरे ले लेते हैं। आपने क्या रखा, 20 रुपए का कुरकुरे ले लिया, 20 वाला पैकेट जो आता है। अब ये कहानी कब की थी, 2011, बेस ईयर हमारा वही है। कंपैरिजन करने के लिए महंगाई को एक बेस ईयर बनाइएगा ना, कि हाँ 2011 से 2025 में, तो हम लोग का भी बेस ईयर, ये बेस ईयर हर 10 साल पे चेंज होना चाहिए, ऐसा मानते हैं।
कि इस बेस ईयर को चेंज करते रहना चाहिए। देखिए अभी बेस ईयर हम लोग का अपडेट कब होता है, ये जब अपडेट होगा आपको पता चल जाएगा। कहानी अब आगे देखते हैं, इधर की कहानी क्या बनती है, इधर की कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। अब कहानी 2025 में, 2025 में जैक साहब कोई आए थे विदेश से, उन्होंने 100 रुपए लेकर के मार्केट में जाने का काम किया। तो 100 रुपए गए लेकर के, नया नया ब्याह हुआ था भारत में ही, तो उनकी वाइफ कही कि जाइए प्याज लेके आइए 2 किलो। 2 किलो प्याज लेने गए, इनको पड़ गया 50 रुपया का प्याज। आलू, आलू भी 50 रुपया का। अब यही है, यही जिनसे वो ब्याह किए हैं लड़की से, वो लड़की जब गई थी लेने सामान तो 100 रुपया में यही सब सामान लेके आई थी। तो आज 10-12 साल बाद अपने हस्बैंड को भेजती है जैक साहब को, तो जैक साहब को बोलती है कि 2-2 किलो आलू, 2 किलो प्याज और 20 रुपये वाला कुरकुरे ले लीजिएगा। तो 100 रुपया दे के इनको धुकड़ी में भेजी थी, अब इनके पास पैसा ही नहीं बचा। तो एक बात आपको समझ में आ रहा है, आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। परचेजिंग पावर एक वर्ड हम लिख रहे हैं, यानी सामान खरीदने की क्षमता, वो शक्ति आपकी कम हो गई ये 100 रुपया में। ये यहां पर आपका शक्ति इतना था कि आप 20 वाला कुरकुरे भी लेकर के जा रहे थे घर, बट यहां पर कुरकुरे के लिए पैसा ही नहीं बचा। समझ लीजिए बिना कुरकुरे लेके घर जा रहा है, क्या स्थिति होगा इस जैकवा का, समझ लीजिए कहानी। तो हमने आपको दो रोल में बताया इन्फ्लेशन को। पहला ही बताया हमको आपने परसिस्टेंट राइज, ठीक है, जिसमें हमारा डेली यूज और जनरल प्राइस, डेली यूज में जनरल प्राइस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दूसरा जैसे कि क्लॉथिंग, फूड, फ्यूल, हमने आपको गुड्स बताया, सर्विसेज भी इसमें ऐड कर दीजिए, गुड्स एंड सर्विसेज, ये कहानी हो गई पहली। दूसरा, इट कैन ऑल्सो बी रेफर्ड, कैसे, डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, जो आपका पर्स है, परचेजिंग पर्स, पर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। 100 रुपए में आपने जो जो खरीदा था आज से 15 साल पहले, 14 साल पहले, 2011 में, उसकी वैल्यू आज डिक्रीज हो गई 100 रुपए में। यानी आपकी मुद्रा का जब वैल्यू डिक्रीज हो जाए, 100 रुपए में आपने 5 सामान खरीदने का काम किया आज से 15 साल पहले, और अगर आज वही 100 रुपए में आप सिर्फ और सिर्फ 2 सामान खरीद पा रहे हो, तो समझ लेना भैया कि इन्फ्लेशन की डंका बच गई है। यही इन्फ्लेशन है। तो हमने इन्फ्लेशन को 2 रूपी चश्मे से समझने का काम किया। अब आते हैं कि इन्फ्लेशन मेजर कैसे होता है। कुछ तो होगा नापदंड, कुछ तो थर्मामीटर जैसा कुछ होगा कहानी, जिससे हम लोग इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। अब आते हैं कहानी को समझते हैं। हमने आपको कहा कि एक बेस ईयर रखते हैं, जिसको हमने नहीं, आरबीआई ने फिक्स कर रखा है 2011, ठीक, 2011 हमारा बेस ईयर है। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इसेंशियल्स को अपने टोकरी में भरते हैं। देखिए ये हमारे पास कुछ इसेंशियल्स हैं। ये क्या हो गया, ये फूड हो गया, ये फूड है। ये क्या है, होम इसेंशियल्स है, घर है, घर के कुछ खर्चे हैं। उसके बाद क्या है, ये क्लॉथिंग है। उसके बाद ये सर्विसेज है, बस सेवा, ट्रांसपोर्ट सेवा, ये भी क्या है, सर्विस है। और ये भी देखिए सर्विस है। हमने क्या किया कि 3 गुड्स को रखा, 3 सर्विसेज को कहां रखा, इस टोकरी में रखा। 6 को उठा के रख दो। ऐसे हमारे पास मोर देन 200 सब कैटेगरीज हैं इसको। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ डेली कॉमन यूज को हम लोग एक बास्केट में रखते हैं। यानी बात को आप समझिए, हमने क्या किया कि कुछ चुनिंदे चुनिंदे जो हमारे सब्जेक्ट थे, जैसे कि खाना, ट्रांसपोर्ट, तेल, नून, धनिया, ये सब फूड्स के कैटेगरी में आ गया। उसके बाद ट्रांसपोर्ट के लिए तो व्हीकल्स, उसमें मेटल्स भी आ गए, फैक्ट्री भी आ गई, सब गुड्स भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं वो आ गया, एडुकेशन, टीचिंग और एडुकेशन, टीचिंग एंड मेडिकल, ये सब सर्विसेज भी आ गए। तो इन्हीं कुछ सर्विसेज को एक टोकरी में रखते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बास्केट ऑफ सीपीआई या बास्केट फॉर सीपीआई। सीपीआई के लिए बास्केट, सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसमें हम लोग डेली इसेंशियल्स, कॉमन इसेंशियल का एक बास्केट बनाते हैं और उसका एक जनरल प्राइस कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक बास्केट है, एक टोकरी है आपके पास, ऐसा, ये एक ऐसा टोकरी है आपको। इस टोकरी में आपने क्या किया कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सामान रख दिए और इसका एक वैल्यू कैलकुलेट किया। तो हम लोग इसका वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहानी को समझते हैं। हमारे पास 6 प्रोडक्ट है, 6-7 प्रोडक्ट हमने जो भी रखा
बास्केट में रखा हमने। अब बास्केट में रखा तो हम लोगों ने सबके कॉस्टिंग को जोड़ लिया। कब जोड़ा हम लोगों ने कॉस्टिंग को? 2011 में, क्योंकि बेस ईयर ये है। 2011 में इन सब का कॉस्टिंग क्या था, हम एक एक करके नहीं लिखते हैं। 1000 रुपए 1000। चलिए फिगर को गंदा नहीं करते हैं, एक स्लाइड को यूज करते हैं। तो हमने भैया 2011 में हमने क्या किया, इन सब को एक बक्से में डालने का काम किया, एक टोकरी में डालने का काम किया, जिसका रुपए 1000 मूल्य था। 1000 रुपए इसके मूल्य थे। इस मूल्य को हम लोग आज 2025 में कंपेयर करते हैं। 2025 में हमने इन सारे बास्केट को, सारे प्रोडक्ट को हमने अब जब बास्केट में डालने का काम किया, तब इसके मूल्य हो गए 1200 रुपए। तो अब हम लोग को कैलकुलेट करना है कि इन्फ्लेशन क्या है। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए इधर आइए, आपको एक फॉर्मूला हमने यहां लिख रखा है। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिए। इस फॉर्मूले को, करेंट कॉस्ट ऑफ बास्केट बाय द बेस ईयर इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूला को आपने लिख लिया। नहीं समझ में आया है, कोई बात नहीं, हम इस फॉर्मूले को समझें। क्या बोला इसने? बोला करेंट कॉस्ट ऑफ बास्केट, जो क्या है 2011 में, 2011 बेस ईयर में करेंट कॉस्ट ऑफ बास्केट क्या है हमारा? ₹1000 डिवाइडेड बाय क्या बोलता है उसके बाद? बेस ईयर। बेस ईयर में कितना था? ₹1000 इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। यही तो कहानी बना। अब आते हैं इस फॉर्मूले को लेकर के कंपेयर करते हैं 2025 में। ये हमारा उस टाइम का फॉर्मूला है, 1000 था तो बेस में 1000, यानी हमारा अभी क्या है, ये हमारा सॉलिड अभी 100% की कहानी है। कब? 2011 में। अब इस फॉर्मूला को लेकर के आइए। तो डिफरेंस हम लोग पढ़े थे ना क्लास 7, 8, 9, 10 में, परसेंटेज निकालने की कहानी। तो हम लोग देखते हैं। तो इसका तो कहानी 2011 की है, 1000 रुपए था, तो इसका तो परसेंटेज निकालने का जरूरत नहीं है। ऊपर रखेंगे तो क्या होगा? 1000 ही होगा, नीचे 1000 ही होगा, यानी 100। अभी ये क्या है? 100% है, क्योंकि 2011 की कहानी है। अब जैसे 2025 की कहानी में आते हैं, तो हमारा क्या था? पहले हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस करते हैं। कितना पड़ा प्राइस रेज किया? तो प्राइस रेज किया किससे? 2000 से 1000 पे, यानी प्राइस रेज हमारा कितना हुआ? 200। किस पे? बेस ईयर पे, यानी बेस ईयर कितना था? 1000। 1000 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना मिल गया भैया? 20%। यानी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कितना है? 20% है 2011 से। यानी यहां पर क्या था? यहां तो कॉस्टिंग ही था, यहां पर तो 100% शून्य था। तो यहां पर कॉस्टिंग को हम लोग देखने का काम किए। कितना हुआ? 20% हुआ। अब आइए, आपको कहानी समझ में आएगा। कहानी आप समझ गए? कोई कष्ट, कोई दुख हो, कमेंट में लिखना आप लोग, यूट्यूब वाले कमेंट में आप लोग कहानी को लिखेंगे। देखिए, ये सीपीआई क्या है? सीपीआई इज अ मेजर दैट शोज द एवरेज प्राइस ऑफ एवरी डे, that shows how the price of every goods and services changes. It is like a report card that how expensive life is getting for consumer. एक ये रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है, इसलिए पीपीटी रखते हैं ताकि कोई पॉइंट ना छूटे। ये एक रिपोर्ट कार्ड की काम करता है। 2011 में आपका क्या था रिपोर्ट, 2025 में आप रिपोर्ट देखिए कि आपकी महंगाई क्या है। ये किसके लिए? हम लोग के लिए, कंज्यूमर्स के लिए। और ये कंज्यूमर की दर्पण है कि आप इसी रिपोर्ट कार्ड से आप चोट कर सकते हो सरकार के ऊपर, आप आवाज उठा सकते हो। यू कैन रेज योर वॉइस कि भैया 2011 में महंगाई इतना था, 2015 में महंगाई इतना था, 2020 में महंगाई इतना था, आज 2025 में इतना महंगाई है। तो आपके लिए बेस ईयर रहेगा कंपैरिजन करने के लिए। तो यू कैन कंपेयर एंड रेज योर वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट, रेज योर वॉइस अगेंस्ट दीज एलिमेंट्स, कि कौन हमारे गवर्नमेंट है इसके पीछे, इसके पीछे आरबीआई मॉनिटर करती है चीजों को। तो जनता के लिए एक रिपोर्ट कार्ड है, इस कंज्यूमर के लिए प्राइस गेटिंग हाइक, प्राइस हाइक करेगा। तो अब कहानी बनता है कि कितने तरह के इन्फ्लेशन होते हैं। अब आपने सर बता दिया, भैया आपने बता दिया कि इसको मेजर करने किया जाता है। तो मेजर किया जाता है तो ये टाइप्स इसके कितने होते हैं? ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, कॉस्ट पुश, दो ही वर्ड लिखेंगे हम, डिमांड पुल। यानी कॉस्ट को पुश करने का काम और डिमांड को पुल करने का। तो एक बात समझ में यहीं से आ रहा होगा कि ये कुछ पैसा से रिलेटेड है, कॉस्टिंग से रिलेटेड है, और ये कुछ डिमांड से रिलेटेड है।
ये कुछ डिमांड से रिलेटेड है, यानी हम कुछ डिमांड करेंगे उससे इन्फ्लेशन होगा और इन्फ्लेशन डिसाइड होगा, और कुछ हम कॉस्टिंग, किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ेगा या घटेगा, अभी तो नहीं समझ में आया सर इस क्या लिखा हुआ है भैया, ये क्या लिखा हुआ है हमको नहीं समझ में आया, बट इतना तो समझ में आ रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहने का मतलब है कि कुछ हम लोग का डिमांड होगा, हम लोग कुछ डिमांड करेंगे जिसके वजह से इन्फ्लेशन राइज करेगा, और कॉस्ट पुल पुश इन्फ्लेशन का मतलब है कि कुछ चीजों में दाम को बढ़ने का काम होगा जिसके वजह से इन्फ्लेशन वर्क में आएगा। तो पहला हम लोग देखते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को समझने के पहले आप एक बात को समझिए कि ये है क्या, एग्जाम्पल के थ्रू। पहला उदाहरण, कोरोना में कहानी हर कोई अवगत है। कोरोना में क्या हुआ, सैनिटाइजर को लेकर के, सैनिटाइजर को लेकर के कितना हंगामा हुआ, डिमांड कितना बढ़ गया। पहले कोई सैनिटाइजर को पूछता नहीं था, अब आप, हम लोग धूल मिट्टी में रहने वाला देसी लड़का है, हम लोग कोई बीमारी होगा, सैनिटाइजर फैनिटाइजर हम लोग नहीं लगाते हैं। जब सैनिटाइजर मिलता था, पहले भी ट्रेन में मिलते थे, आप जाते दुरंतो में जाते, इसमें राजधानी में जाते, इसमें आप क्या बोलते हैं जनशताब्दी में जाते, शताब्दी जैसे ट्रेन में, तो पहले भी मिलते थे। कोरोना से पहले भी एक छोटी सी पॉकेट मिलती थी सैनिटाइजर को, जिसको आप ऐसे करके आप खाना खा सकते थे, तो लोग उसके ऊपर जागरूक नहीं थे। तो जागरूक जब कोरोना में हुए तो सैनिटाइजर की कहानी को समझिए, तो मेडिकल वाले भी कोई कोई नहीं रखते थे, तो कोई एक मेडिकल शॉप में, डिमांड का बात हो रहा है, डिमांड कैसे इन्फ्लेशन को बढ़ाता है बात को समझिएगा। आप अपने लाइव एग्जांपल, हर एक कोई इस एग्जांपल को रिलेट कर सकता है। ये एग्जांपल हो गया, मास्क का एग्जांपल हो गया, ये क्योंकि हम लोगों ने लाइव देखा है। जो एस्पिरेंट जो पढ़ रहे हैं, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, इन लोगों ने अभी जस्ट रिसेंटली 3-4 साल पहले इस कहानी को जिया है, इसलिए एग्जांपल आपको समझ में आएगा। कोई मेडिकल स्टोर में क्या था, 10 पैकेट रख लिया, सैनिटाइजर बहुत था, बिकता ही नहीं था। कहता था कोई विदेशी उदेशी आएगा तो देसी आदमी एकाध गो खरीदता था, कोई एकाध गो गलती से कोई खरीदता होगा हम लोग के एरियाज में, लेकिन कोई ऐसे जनरली इसको नहीं खरीदता था। तो 10 पैकेट रखता था, इसी एक्सपायर हो जाता था, भेज देता था। तो कोई मेडिकल में 10 पैकेट था, कोरोना अचानक से आया, गवर्नमेंट भी इशूज किया कि भाई हाथ में सैनिटाइजर लगाइए, लाइफबॉय से हाथ धोइए, डिटॉल से हाथ धोइए। तो जब इस सैनिटाइजर का 10 पैकेट है किसी दुकान में, और अचानक से यहां पहुंच गए 100 लोग, 100 लोग तो आम बात है, 200-200, 300-300 लोग जाते थे एक मेडिकल में, एक एरिया में बता रहे हैं, गांव के एरिया में भी मेडिकल था। तो जब यहां पर पहुंच गए तो ये क्या करेगा, ये कहेगा भैया इसको तो समझ में आ गया कि भाई हमारे पास 10 गो है, हमारा बढ़िया मौका है कमाए के। अगर मान लीजिए वो सैनिटाइजर का 100 रुपया दाम था, सोचा कि 1000 रुपया का सैनिटाइजर है, काहे नहीं करा से हम 5000 कमा ले। कमाया भी लोग, कमाया भी। देखिए किस तरह से महंगाई बढ़ा। इस महंगाई को बढ़ाने के लिए कौन आया बीच में, सरकार आया, इसके प्रोडक्शन आए बीच में, कौन आया, डिमांड आया। यानी द डिमांड पुल इन्फ्लेशन इज काउज्ड बाय द कंज्यूमर इटसेल्फ। हम लोग खुद उसको करवाते हैं, कब, जब किसी एक प्रोडक्ट के पीछे एक झुंड, एक हुजूम उसको पागल की तरह फॉलो करने लगे। भाई पागल की तरह फॉलो करने ऐसा बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उस समय एक नीड था, लेकिन ऐसा एक जुनून हो जाए कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए ही, जब एक आम के पीछे 100 बीमार होने लगे, तब जाकर के क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एक्शन में आता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आने का वजह बना कि व्हेन देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट और 10 प्रोडक्ट एंड द कंज्यूमर्स आर 100 एंड दे आर ईगरली टू पे द व्हाट द कॉस्ट इज बीइंग आस्क्ड बाय द मेडिकल पर्सन। जब ये पर्सन ने कहा कि एक एक का हम है जो दाम है 100 रुपया, जो जो 500 रुपया देगा उसको ये सैनिटाइजर का बोतल मिलेगा। तो सोचिए यही सैनिटाइजर से ये कितना कमा लिया, जहां कमाता है 1000 वो कमा लिया 5000 रुपए। अब यही सैनिटाइजर के लिए हम कहेंगे कि महंगाई बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया। महंगाई बढ़ा नहीं, वी हैव काउज्ड द महंगाई नेचुरली, सॉरी आर्टिफिशियली। हम लोगों ने इस डिमांड पुल इन्फ्लेशन को लाया इसी इसी वजह से। हम लोग इस चीज को जनरल एग्जांपल और देख सकते हैं, जो और हमारे व्यूअर्स हैं एस्पिरेंट से हट करके। एक प्लॉट है, एक प्लॉट के ऊपर क्या होता है, मान लीजिए जैसे प्लॉटिंग किया हुआ है, ये सब बिक गया है, एक वो फ्रंट फेसिंग प्लॉट है, इसमें इधर से भी रास्ता इधर से भी रास्ता है, सबका बहुत हेवी चॉइस है कि प्लॉट खरीद लें। अब यहाँ पर क्या होता है, एक ही प्लॉट है लेकिन 10 लोग आते हैं, बोलते हैं कि हम 50,000 एक्स्ट्रा देंगे, 50 के एक्स्ट्रा, कोई कहता है 20 के, कोई कहता है कि 1 लाख हम एक्स्ट्रा देंगे, ये प्लॉट दे दीजिए। तो यानी एक ही प्लॉट के ऊपर कंज्यूमर्स कितने हो गए, 4-5 कंज्यूमर्स हो गए। तो इसका क्या हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, डिमांड को पुल कर लिया।
तो इन्फ्लेशन रेज्ड हो गया। कहानी आप अब समझ गए होंगे। ये देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन अकर्स व्हेन एक्सेसिव मनी चेजेस अ लिमिटेड सप्लाई। एक्सेसिव मनी, पैसा तो बहुत ज्यादा था ना सैनिटाइजर वाले लोगों के पास, लेकिन सप्लाई क्या था, लिमिटेड, 10 ही गो था सैनिटाइजर वहां काउंटर पे। तो चेसेस गुड्स लीडिंग टू रेज द ओवरऑल डिमांड। भाई ओवरऑल डिमांड को बढ़ाने का काम किया फ्रॉम द हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन बायर्स। कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, हाउस होल्ड के लोग, हाउस होल्ड में हम लोग आते हैं, हम लोग आम जैसे लोग, और बिजनेस बायर, और फॉरेन बायर, विदेश के भी हो सकते हैं। ये तो सैनिटाइजर का एग्जांपल था, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें विदेश से भी ऑप्शन होता है, विदेश से भी लोग आते हैं। कोई एमएनसीज मान लीजिए एक बिक रहा हो, तो देखिए बाहर से विदेश से कैसे लोग ऑक्शन करने लगते हैं। तो वो चीजें, ऑक्शन भी इसी का एग्जाम्पल होता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन टेक्स द प्लेस व्हेन डिमांड एक्सीड सप्लाई। डिमांड क्या है, जब बढ़ जाता है सप्लाई। सप्लाई तो कांस्टेंट था ना, इस केस में आप देखिए सप्लाई तो कांस्टेंट था। यहां पे अगर सैनिटाइजर था 100 रुपए का, सैनिटाइजर कितना है 10 गो, यानी ये कितने हो गए, 1,000 रुपए का कॉस्ट हो गया। ठीक है, सप्लाई तो कांस्टेंट था, यहाँ 10 ही सैनिटाइजर थे, सप्लाई लिमिटेड था, डिमांड कितना था, 100 लोग का डिमांड था। तो जब अगर इसको अब काउंटर कैसे किया जाए, सर आप कहानी तो बता दी, इसको काउंटर कैसे किया जाता है, बाई एडुकेट सप्लाई। एडुकेट सप्लाई यानी प्रॉपर मात्रा में सप्लाई को बैलेंस करके, अकॉर्डिंग टू सप्लाई, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, जितना डिमांड है उसको बैलेंस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं। यानी इट इज अ आर्टिफिशियल प्रोसेस, ये तो हम लोग के द्वारा लाया गया है, तो इसको बैलेंस किया जाता है। ये तो नेचुरल है नहीं कि बाढ़ आ गया, ये कर दिए, हो गया। ये तो क्या है, ये तो नेचुरली है नहीं, ये तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। तो इसको हम लोग बैलेंस किया जा सकता है। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम आपको देंगे, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको हो गया, घर हर घर मास्क, कपड़े की मास्क। जब मोदी जी जब भाषण दे रहे थे डिजिटली आकर के, तो उन्होंने क्या किया, गमछा का इस्तेमाल किया, गमछा का इस्तेमाल किया। तब लोगों ने क्या किया कि अपना शर्ट, बूशर्ट, गंजी सब फाड़ फाड़ के मास्क बनाने का काम किया लोगों ने। इस तरह से शर्ट, गंजी, बूशर्ट से बना करके मास्क बनाया लोगों ने, मास्क बनाने का काम किया। तो क्या हो गया, यही होड़ मास्क में भी था, N95। तो जब मोदी जी गमछा लेकर के भाषण दिए और बोले कि सिर पे गमछा ले लीजिए, बिहारियों का शान भी रहता है, तो गमछा लेने का आदत था लोगों का, तो लोग गमछा लपेटना शुरू कर दिए। लोगों ने घर घर हर घर मास्क बनाने का काम शुरू कर दिया। इससे क्या हो गया, जब मार्केट में सप्लाई को पुश कर दिया गया, तो डिमांड को बैलेंस कर दिया गया। उसके बाद मास्क का शॉर्टेज कंप्लीट हो गया। उसके बाद सैनिटाइजर भी, कितने सारे मार्केट में सैनिटाइजर आ गए थे, उसके बाद मामला शांत हो गया था। तो ये क्या है हमारे पास, इसी चीज का एग्जांपल देखिए, कोविड-19 का एग्जांपल। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फुर्सत में पढ़ने के लिए, जिसको हमने आपको ब्रीफ, देखिए किस तरह से लोग एक सैनिटाइजर के बोतल के लिए कितना ज्यादा हाथा का पाही पाही हो रहा है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर के। तो ये आपको एग्जांपल हमने क्लियर करा दिया। अब आते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में आइए कहानी को समझिए। कॉस्ट को पुश करने का काम, यानी कॉस्ट को कौन पुश करेगा। अगर आप एक बिस्किट है बनाते हो, अगर आप बिस्किट बनाते हो तो आपके पास इंग्रेडिएंट क्या क्या लगेगा, आटा, चीनी, लेबर, मेहनताना किसी को लगेगा, लैंड, कैपिटल, कुछ पैसा लगेगा आपको। वही 4 फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर आप बताए थे हमने, फैक्टर ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 बताया था हमने, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया था, जब इकोनॉमिक्स और उसके रिसोर्सेज को पढ़ा रहे थे हम, तब हमने आपको बताया था कि 4 चीजों की जरूरत होती है। हमने एग्जांपल भी दिया था, चाय की दुकान जब आप खोलते हो, तो एक बिस्किट की फैक्ट्री है, तो आटा, आटा के लिए, अब आइए कहानी, व्हीट का आटा है, गेहूं का आटा है, मैदा, कुछ भी हो, तो इसकी प्राइस बढ़ गई। भैया कैसे बढ़ गई, हो सकता है कि इस बार भारत में अच्छी सफल नहीं होने के वजह से सारी कंपनियां आटा जो है ब्राजील से मंगा रही है। ठीक है, ब्राजील से मंगा रही हो। अभी अब रिसेंट में भी देख रहे हैं इंपोर्ट की कहानी, उसकी डिटेल वीडियो हम अभी जस्ट लाने वाले हैं। थोड़ा सा हम समझ रहे हैं कि मामला थोड़ा शांत हो जाए। अभी देख रहे हैं कि चाइना 34 से कितना बढ़ाया, 50% प्लस किया, 84 गया, 84 से 125 गया। तो फिर जैसे जैसे यूएस अपने सारे इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ाते गया, इंपोर्ट टैक्सेस को, चाइना भी उसे बढ़ाते गया। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कहां पर मैटर जाके शांत हो,
वहीं पर आपको डिटेल वीडियो दे। ऐसे नहीं कि हाँ आज का न्यूज में देखिए 24% था, फिर 28% हो गया, 40% हो गया, 60% हो गया, तो ये आपको एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि कब जाकर के टैरिफ की कहानी एक सेटल डाउन हो जाए। ये 90 कंट्रीज पे जैसे ट्रम्प साहब ने लगाया है इंपोर्ट ड्यूटीज, तो वो टैरिफ जितने भी है वो जाकर सेटल डाउन अगर हो जाता है 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में सारे कंट्रीज के मीटिंग के बाद, तो हम एक डिटेल वीडियो आपको लाएंगे। इसलिए हम वेट कर रहे हैं उस पर। नहीं, आपको ये तो इकोनॉमिक्स का भी बर्निंग टॉपिक है, इसी यूं ही हल्ला गुल्ला करने से कोई फायदा है नहीं, आपको भी आधा अधूरा जानकारी मिलेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एक अपडेटेड एग्जाम में भी दूरी है, तो हम चाहते हैं कि जब तक ये मामला सलट जाए तब जाकर के आपको डिटेल एनालिसिस, हाँ पहले 24% हुआ, फिर 50% बढ़ाया यूएसए ने, भारत पे कितना 26% लगाया है एक साथ, ये टैरिफ लगाया है, तो सारी चीज जब क्लियर हो जाए प्लेटफॉर्म पे तब हम सोच रहे हैं आपको डिटेल वीडियो लाए। तो अभी आते हैं कहानी को। तो बिस्किट के लिए क्या हो गया, आटा की कमी हो गई, आटा ब्राजील से इंपोर्ट किया गया। चीनी भी क्या है, चीनी के लिए यूपी, हम लोग यूपी और उत्तराखंड से हम लोग शुगर इंपोर्ट करते हैं, गन्ना सबसे ज्यादा हम लोग इधर से, फिर पंजाब साइड से इंपोर्ट कराते हैं, जितने भी इंडस्ट्री है भारत में। तो यहां भी क्या आ गया, फ्यूल का कॉस्ट बढ़ गया। कुछ अभी देखे थे कि कैसे रसिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ा था, तो किस तरह से फ्यूल का रेट बढ़ा था, फ्यूल का रेट बढ़ गया था, इसकी वजह से चीनी भी इसको महंगा मिला। और फ्लोर तो महंगा मिला ही क्योंकि इसने इंपोर्ट किया ब्राजील से, और यहां भी कॉस्ट का लेबर लेबर भी भाई, महंगाई बढ़ रहा था तो लेबर के भी भाई कॉस्टेस बढ़े, क्योंकि इसको ट्रांसपोर्टेशन में तेल महंगा हो गया, जिसके वजह से बस ने किराया 2 रुपए बढ़ा दिया। तो ये भी अपना पगार को बढ़ाने का काम किया गया बिस्किट मालिक के द्वारा, बिस्किट फैक्ट्री के मालिक के द्वारा। लैंड लैंड ऑनर भी भाई वैसा ही था, वो बोला कि हर चीज महंगाई हो गया है, हमारा पास भी बीएमडब्ल्यू है, हम भी गाड़ी में रखते हैं, हमारा भी तेल महंगा हो रहा है, और आप लोग देख ही रहे महंगाई हो रहा है, तो हमको भी बढ़ाओ भाई, 50,000 रुपया महीना बढ़ाओ। और कैपिटल जो था, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया है, ये भी इन्फ्लेशन की वजह से ये भी फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो जो भी इन्होंने लोन रखा था, लिया था, उसके वजह से क्या था, कभी लोन का ईएमआई रिड्यूस हो रहा था, कभी बढ़ जा रहा था, तो यहां भी फ्लैक्चुएशन था। तो यानी ओवरऑल जो बिस्किट बनाने में जो ये श्रम लगा, मेहनत लगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा, फ्लोर, आटा, चीनी, लेबर, जो भी था लगा, ये इन सब की प्राइस बढ़ गई। तो बात आपको बताते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहां काम करता है। तो भैया जब बिस्किट बना, ये पार्ले जी बिस्किट या भी जो भी गुड डे बिस्किट बन के निकला, तो ये फिनिश्ड प्रोडक्ट था, फिनिश्ड प्रोडक्ट था। बात को समझिएगा ध्यान से, हमेशा यहां पर फंसाएगा, हमेशा कमीशन फंसाएगा कि कॉस्ट फुल फिनिश प्रोडक्ट पे होता है या रॉ पे होता है। तो फिनिश प्रोडक्ट जब यहां निकला, तो कहानी क्या हो गई कि ये थी, पहले इसको पड़ता था, मान लीजिए 5 रुपए का पैकेट आता है तो 3.5 रुपए इसको कॉस्टिंग पड़ता था, लेकिन अब कॉस्टिंग इसको 4 रुपया हो गया। 4 रुपये होने की वजह से इसको रेट को बढ़ाएगा मार्केट में, फिनिश प्रोडक्ट को, इसको खुद 4.5 रुपया पड़ रहा है, या 6 या 7 रुपए बेचेगा ये। अभी जब हम डिटेल, जब हमारे कोर्सेज चल रहे हैं उस पे डिटेल है, तो इसमें आपको बताया जा रहा है, हम ही खुद बता रहे हैं कि कैसे, फिर क्यों, क्या वजह बनता है कि 5 रुपए वाला बिस्किट आज भी सर 5 में होता है, लेकिन पहले क्या था, 6 बिस्किट मिलता था, अब इसमें 4 हो गया। ये भी इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने का एक तरीका है कि कुरकुरे का पैकेट पहले आता था, वेट ग्राम उस पर लिखा होता है 20 ग्राम, अब 15 ग्राम, 5 रुपए ही रखो। ये भी एक इन्फ्लेशन काउंटर करने का तरीका है, प्राइस लूपिंग है कि जनता को प्राइस में लूप में रखो और उसके क्वांटिटी को घटा दो। तो ये फिनिश, तो कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, सॉरी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगे उनके अगर प्राइस बढ़ेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा होगा उसके भी दाम बढ़ेगी। यही कहानी तो है यहां लिखा हुआ, देखिए, occurs when the prices increases due to increase in production cost such as cost of raw material, wages and capital। यही बात आपको बताया, ठीक है। एज अ रिजल्ट एडेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर पासेस ऑन टू कंज्यूमर्स, हम ही लोग को ना झेलना पड़ेगा, हम ही लोग को उस पे आता है, फॉर द हायर प्राइसेस ऑफ फॉर द फिनिश्ड। यही बात को समझिए, फिनिश्ड गुड, रॉ गुड को नहीं, फिनिश्ड गुड। हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मे ऑल्सो डिक्रीज द एग्रीगेट सप्लाई, हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई जो होगा मार्केट में वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों भाई, लोग नहीं चाहेगा खरीदना। 7 रुपए का बिस्किट अगर 5 में हो जाए, 5 वाला बिस्किट 7 में हो जाए, तो क्यों खरीदिएगा, होगा टू ऑफ द टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी टू द हायर इन्फ्लेशन, ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन लीडिंग टू द हायर इन्फ्लेशन। ये महंगाई के कारण बन सकते हैं और बने भी। तो इन सब बातों को आपको समझाने का काम किया है हमने। अब आइए लास्ट का हम लोग टॉपिक को कंक्लूड करते हैं
कंक्लूड करते हुए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल का एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया था कि अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन होगा, जैसे कि हुआ था रसिया यूक्रेन में, तो हम लोग का क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन क्या हुआ था, ठप हो गया था, जिसके वजह से एयरलाइंस भी, ट्रक सर्विसेज, सारे सर्विसेज क्या हो गए थे, महंगे हो गए थे उस वक्त। और अगर अभी आप अगर आप जाइएगा ट्रेन और इसमें फ्लाइट और ट्रेन में जाइएगा, तो आपको क्या होगा, 10 बिजनेस क्लास मिलेंगे और 90 इकोनॉमी क्लास मिलेगा। हम छोटा मोटा एग्जांपल ले रहे हैं। अगर आप राजधानी में जाइएगा तो क्या होगा, एक बोगी होगा H1 का और दो बोगी होगा A1 एंड A2 का, ये ऐसे होंगे। और बाकी सब क्या रहता है राजधानी में, तीसरा बोगी B1 से लेकर के B12 तक, तत्काल उत्काल काटिएगा तो B14 भी चला जाता है, B15 भी। तो देखिए हायर क्लासेस कितने हैं, एक है। ये क्या दर्शाता है आपको, ये भी इन्फ्लेशन का कारण है कि जो ज्यादा पैसा दे पाएगा वो ट्रेवल करेगा, जो कम पैसा दे पाएगा वो A2 में आएगा, वो से कम एकरा में आएगा। तो ये भी क्या है, डिवीजन है इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। तो हमने आपकी कहानी को यहां पर सॉर्ट आउट किया, इन्फ्लेशन को। हम लोग क्या कर रहे हैं, 71st बीपीएससी को टारगेट करने के लिए मैं स्वयं आपको साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल, अभी थोड़ा सा इसको और साइंस एंड टेक को लेके चलते हैं। बिहार स्पेशल आपको क्यों हमने बिहार स्पेशल करा रहे हैं, क्योंकि भैया इसमें स्टैटिक पोर्शन ज्यादा है। साइंस एंड टेक में भी स्टैटिक पोर्शन है, जनरल साइंस पहले हम पढ़ाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें कुछ रिसेंट डेवलपमेंट होंगे, लूनर, जैसे कि लूनर एक्सपेरिमेंट जितने होंगे, सोलर एक्सपेरिमेंट जितने होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, खैर ये तो मेंस की सिलेबस है। बट प्रीलिम्स में जिसका रोल होता है, जो रिसेंट डेवलपमेंट होता है इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, फिर इधर जापान और चाइना के द्वारा, इन सब पे भी सवाल आते हैं, एक आध सवाल आ चुके हैं। तो हम लोग इन सब रिसर्च एजेंसियों को रिसेंट में देखेंगे, कब एग्जाम आने से पहले। लेकिन जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक और बिहार स्पेशल का ये आपका छोड़ देंगे, थोड़ा सा ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का पार्ट जो भी क्या होगा, डायनेमिक होगा। बिहार बजट रिसेंटली उसको क्लब करके हम बताएंगे लास्ट में। तो ये मेरे तरफ से ये पूरा सब्जेक्ट होगा, और भी हमारे टीचर जल्दी आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आपको पढ़ाने का काम करेंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, और आपके लिए एक और सब्जेक्ट जो है इससे, वो हमारे इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे जल्द ही हमारे कुछ शिक्षक आएंगे और आपको पूरे डिटेल में इस कोर्स को कराएंगे। कहीं नहीं जाना है। इसके पीडीएफ को लेने का काम, आप बोलेंगे सर इसका पीडीएफ और नोट्स कहाँ मिलेगा, तो इसको नोट्स और पीडीएफ आप लीजिए ना टेलीग्राम से, आप मैसेज करिए वहां, अपने कष्ट और कठिनाई को बताइए। और जो 70th मेंस की हैं बच्चे, वो सब तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं हमारे साथ, उनके भी इवैल्यूएटिंग कॉपी, और यहाँ पर जितने भी मेंस के बच्चे जो भी होंगे, आप आंसर को भेजें, हम खुद इवैल्यूएट करके आपको भेजेंगे, और बहुत सारे को भेज भी रहे हैं। किसी तरह का और भी समस्या हो तो हमारे ये वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाकर के विजिट करिए। हम तो यही चाहेंगे कि आप लोग किसी भी मोड में पढ़ाई करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और स्टे हेल्दी। एंड लास्ट आई विल से, कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।